अस्सलाम वालेकुम। देखें हाईलाइटर ने भी बता दिया आपको कि ये इंशाल्लाह हमारी अब आखिरी क्लास है। और भाई आप बोलना आखिरी में भी नहीं है ना, आखिरी के बाद बोल लेना नहीं भाई, फिर ये आखिरी नहीं रहेगी ना, फिर ये सेकंड लास्ट हो जानी है। बाकी मर्जी है आपकी, मगरिब के बाद फिर आना पड़ेगा, इसलिए चुप कर जाओ। अगर अब तो ना चुप किया तो अब तो मगरिब के बाद आना, देख लो कितना सुबह से आए हुए हो। ठीक है, अच्छा प्लीज यार, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ना बोलो। पेज नंबर 363 पे आए अपने वॉल्यूम 1 में, फिर इधर देख लें। यहां पे लिखा हुआ था कि ये शेयर कैपिटल वाली बात आपने आफ्टर ईपीएस टॉपिक पढ़नी है। अब पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी बात थी। हमने कहा शेयर कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल फंड्स रेज्ड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल होते हैं तो वो शेयर कैपिटल में आ सकते हैं, ऑर्डिनरी भी और प्रेफरेंस भी, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर्स कन्फर प्रेफरेंशियल राइट ऑफ देयर होल्डर्स सच एंटाइटलमेंट टू अ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब ये बातें वहां पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे सिर्फ पढ़नी है। मैं यहाँ से पढ़ूँ, ऐसे तंग हो रहा हूँ। Once the preference dividend has been paid, remaining profit belongs to ordinary shareholder at the discretion of board of directors of the company। जितने परसेंट मर्जी बांट दें। The directors may decide to retain some profits within the company and declare dividend। ठीक है, कि वो बांट दें सारे के सारे, कुछ रख लें, वो उनकी मर्जी होती है। ये बातें अब आपको पता है, सिर्फ ये लिखना था। तो आफ्टर ईपीएस जो लिखा था अब इसको हम काट देते हैं। ऐसी बातें अब रहती हैं, अब क्या करें, बस थोड़ा सा टाइम हिम्मत से। 364 पे क्या था पता नहीं। आफ्टर ईपीएस प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। पता है, अब पता है ना हमें। ओनली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल। पता है अब आपको। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिडीम इन फ्यूचर आर ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये बातें उस वक्त नहीं की जा सकती थी ना, क्योंकि उस वक्त पहला पूरा याद करो, ईपीएस का पहला लेक्चर ही हमारा किस पे लग गया था। वो जब हमने ये चीज़ें सीखी थी, वो पहला सफा ही लेक्चर नोट्स में यही है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल कौन से हैं, रिडीमेबल कौन से हैं, फिर डिविडेंड, फिर वो सारी ट्रीटमेंट पे कितने दिन देखते रहे। अब इन बातों का पता है ना यार, ऐसे ना करो। अच्छा, उसके बाद जी, अच्छा ये मेरा पेज भी ना मैं वहीं अपलोड कर दूंगा अब वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन वालों को तो मिल ही जाना है। ये अब मुझसे साकिब ने लेना ही होता है, ये अब ले लेगा वो कि क्या क्या किया हमने। उसके बाद पेज 368, ये सिलेबस से निकल गया इसलिए काटा हुआ। मैंने फिर भी पढ़ा दिया था, रिडेम्पशन बाय बैक ऑफ शेयर्स को कहते हैं, लेकिन ये आई कैप ने उसी पर्चे के अंदर लिख के भेजा, ये सिलेबस में नहीं है, ये एग्जामिनेबल नहीं है। रीड ओनली आफ्टर ईपीएस। पढ़े तो सही क्या लिखा हुआ है जो उस वक्त कहा था। द डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा देखें मतलब का ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंफर्म हो गई कि अब हमने पढ़ ली है ना। पहले नहीं कंफर्म थी ना, पहले तो चीज़ें छोड़ी हुई, ऐसे लगता है पता नहीं क्या कुछ छोड़ा हुआ है। तो टॉपिक में बाकी सारा कुछ आपके सामने आपने पढ़ा हुआ है, जो छोड़ा हुआ था वो भी हमने पढ़ लिया कहीं ना कहीं। और द डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, इसके बारे में एक रूल बताया था। अगर क्यूमुलेटिव हो, चाहे अनाउंस हो ना हो, रिकॉर्ड करना है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब अनाउंस हो। एनी अनपेड क्यूमुलेटेड डिविडेंड पास टू फ्यूचर ईयर्स एंड हैव टू बी पेड आउट ऑफ before dividend for ordinary. The accounting treatment is as follows: if preference dividend is cumulative, such dividend for the period need to be taken into account irrespective of whether declared or not. और अगर डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव है, सच डिविडेंड फॉर पीरियड नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर द पीरियड। यानी डिक्लेयर होगा तो उसको लेंगे। ये बात पता है अब आपको, ठीक हो गया जी। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं, सारा कुछ ही हमने पढ़ लिया था, आप खुद देख रहे हैं। क्वेश्चंस भी हमने सारे कर लिए। IS 8 वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखना भी पसंद नहीं किया, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आप बेशक पढ़िएगा अब, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो चेंज इन इक्विटी के अंदर चेंज आता है। क्या आता है? प्रीवियस ईयर ओपनिंग 2 बार आता है। ये बात सिर्फ लिखी हुई है, चेक कर लो। चलो एक पढ़ लेते हैं, दूसरा भी एरर वाला वैसा ही है। सिंस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टली। अब ये उस वक्त नहीं पढ़ा सकता था, इसलिए मैंने कहा IS 8 में समझ आ जाएगी। सिंस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली एन एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन शेयर होल्डर्स रिजर्व एट द स्टार्ट ऑफ कंपैरेटिव पीरियड। जो ओपनिंग 2 बार लिखते थे, स्टार्ट ऑफ कंपैरेटिव पीरियड, कंपैरेटिव के पिछले साल के स्टार्ट में एडजस्टमेंट चाहिए। वही करते थे ना, ओपनिंग, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ओपनिंग, वही बात कर रहे हैं। To restate the opening equity to the amount that would be arrived if the new accounting policy had always been applied.
अब ये बातें सिर्फ यहाँ लिखने की हद तक हैं, वो पढ़ी हुई जहाँ पे हैं पढ़ी हुई हैं। से अ कंपनी डिसाइड टू चेंज हिज इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम फ्रॉम लाइफो टू फाइफो, लाइफो तो बरा नहीं, since the change affects past income the company must address the change retrospectively and disclose its impact on statement of changes in equity। डिस्क्लोज करते थे ना ओपनिंग 2 बार और रीस्टेटेड वगैरह, ठीक है। ऐसे ही इसके बारे में भी लिखा हुआ है प्रायर ईयर एरर के बारे में। अब आपको पता है, क्योंकि आपको ये पता है कि स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर हम कब ओपनिंग को 2 बार लिखते थे, जब पॉलिसी चेंज आता था और पिछला साल भी होता था हमारे 2 के अलावा, या जब प्रायर ईयर एरर आता था। ओके, अच्छा जी, इसमें अब और कुछ नहीं था। करेक्शन ऑफ एरर में आ जाएं जी, आपका सिब्बी ये भी वैसे ही रह गया था, बात इतनी कोई नहीं थी, बस रहता रह गया, बस रहता रह गया। ये सारी एडजस्टमेंट्स भी इसकी यहीं पे हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेज नंबर किताब का है 175। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग ये हमने की हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, रेक्टिफाइंग मैंने पता नहीं कहाँ की है, शायद वो वहाँ से दिखा दी हूँ। अब रिक्वायरमेंट जो रह गई थी वो ये थी, कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब सवाल में हमें उसने दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट जो गलत हुआ है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटर था 854 है, और फिर कुछ गलतियां हमने सही की थी। सारा सवाल हमने किया हुआ है ओरिजिनल रॉन्ग से देखकर, मैंने रेक्टिफाइंग शायद सोल्यूशन में पास करवाई थी, तो वहीं पर जाके हम ये पार्ट भी सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। ये सारा सवाल हुआ हुआ है, ये सारा सवाल आपकी क्लास में हुआ हुआ है, ये सारे सवाल की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग यहाँ से देख के शायद मैंने वहाँ पे आपको टिक करवाई थी, मतलब करवाई थी, तो वहीं पर जा रहे हैं। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही हैं जो प्रॉफिट को हिट करेंगी, जो जीपी से ऊपर की चीज़ें हैं वो जीपी से ऊपर वाली चीज़ें हिट करा देंगे जीपी को, और उसके बाद वाली रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीपी। और टाइमथी वाला सवाल वो इससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर वो कौन सा था वैसे, नंबर 14, ये देखो, इसके अंदर हमने ये काम, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में एडजस्टमेंट्स मांगी थी, जिसमें ये सवाल कर लिए उसके लिए वो मसला कोई नहीं था, लेकिन बस हम लिख बैठे थे कल, तो वो कल फिर आई ही ना, ठीक है। तो इतनी देर ना कर देना आप भी तैयारी शुरू करने में कि पेपर का दिन आ जाए, कल नहीं आज तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। जाते साथ प्लानर आज ही बना लेना FAR 1 का, जिन्होंने घरों को निकलना हो वो रास्ते में प्लानर बनाते हुए जा रहे हैं, इस दिन ये टॉपिक करूंगा, इस दिन ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर अगर प्लान 2 दिन चलता है ना, तो फिर वो बच्चा फेल ही होता है, पास भी नहीं होता। इसलिए कौन सा नंबर सवाल है जी ये देखो जी, ये सारे टिक हुए पड़े। अच्छा आप सुनो प्लीज बेटा, प्लीज, अनएडजस्टेड जीपी ये बिल्कुल करवाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन चूंकि कह बैठा था तो बाद में करना है, तो बाद में अब कर रहे हैं। रुपीज इन थाउजेंड्स हम चलेंगे, 854 ही था ना, अब एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले सस्पेंस है और डेटर है, कोई प्रॉफिट को हिट करने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। फिर सस्पेंस है, ओ परचेजेस क्रेडिट यानी कम, जीपी से ऊपर की चीज है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, एडजस्टमेंट नंबर 2 कितने से जी, 9 से। 9 है, अच्छा 9 है बेटा, ऊपर वाला तो नहीं ना, देखो डिब्बा किस पे लगाया। अच्छा नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट में आए, कॉस्ट ऑफ सेल 13 से डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। मैं सिर्फ डिब्बा रेलेवेंट लगा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी से ऊपर है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट यानी बढ़ रही है, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एडजस्टमेंट नंबर जी कितना, बिल्कुल करवाने वाला सवाल नहीं था, लेकिन चूंकि कहा हुआ था, बात यही है। सेल्स डेबिट, इनकम डेबिट हो तो इनकम कम होती है, इसके कम होने से प्रॉफिट भी कम हो गया 45 से। नो एंट्री से कुछ नहीं होगा प्रॉफिट को। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री डबल एंट्री हो रही है ना, तो वो बैलेंस शीट के अंदर जाके हिट करती है, उसका इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे यही तो है। आप क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, वही तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दी ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट,
एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं छेड़ना प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में, सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को देखना है, वरना नतीजा निकलना वही है, परेशान ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, नो एंट्री की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। सस्पेंस सेल्स, अब ये सोल्यूशन में चेंज है, जो सोल्यूशन में गलत है, गलत इस वजह से कि वो पुराने ट्रीटमेंट से आईकैप का सोल्यूशन था और उसी हिसाब से ये भी बना हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं लिख लूँ ना, करेक्शन नीडेड अगली बार वालों के लिए। अच्छा जी, सेल क्रेडिट मतलब बढ़ी, सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है 6 जी, कितने से 4.1 लग रहा है मुझे। और फिर परचेजेस कम हुई, परचेज के कम होने से भी प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये एडजस्टमेंट, ये अगर ना सवाल सिर्फ एक बार ये कह कर लेते हैं ना, ये ना कहते सर ने कहा करवाऊंगा, खुद करते तो शायद सर को करवाने की जरूरत भी ना पड़ती। आगे चलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 7 में परचेजेस क्या हो रही है, फिक्स एसेट को गायब करो यार, ये किसी और वजह से ब्लैक किया था जी। परचेजेस क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़। एडजस्टमेंट नंबर 7 कितना जी, 145। आगे देखो तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो गई, फिर अब ये दोनों जगह हिट कर रहा है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, उसके बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो 145 से, तो ये ना भी करें तो अगर आप एडजस्टमेंट करते हुए इसको छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होने वाला। ओके, सही है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। आगे बढ़ें जी, नंबर 8, एक्यूमुलेशन को छोड़ो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पकड़ो, लॉस पकड़ो, और बस ये भी बैलेंस शीट आइटम है, ये भी बैलेंस शीट आइटम, डिब्बे 2 ही रह गए। ऐसे ही है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और लॉस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। एडजस्टमेंट जी बेटा, ओके, यस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तो फिर प्रॉफिट ही देखता जा रहा था जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन ये दोनों आते हैं आफ्टर जीपी, सिर्फ जीपी है जी, टाइमथी की तरह दोनों नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी, ये जाएंगे आफ्टर जीपी, इसलिए इनको क्या कर दो, इग्नोर। ऐसे ही कह रहे थे, सवाल करवाओ। अच्छा, उसके बाद एसेट चार्जेस, लेकिन ये भी अगेन वही वाला काम हो गया है। ठीक है, आफ्टर जीपी है, इसलिए इसको भी क्या कर दो, इग्नोर। सवाल ख़त्म। इतनी सी बात थी, आप पता नहीं किसके इंतज़ार में थे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मिल गया वो कल, इससे बचना प्लीज़, इससे बचना छुट्टियों में। ये कल, ये भी एक मत है जो दे के भेज रहा हूँ आखिरी क्लास में, इस कल से बचना, जो करना हो आज ही करना। ओके, हाँ, सो लूँ ज़रा, कल करते हैं। सुबह उठूँगा, सुबह मैंने अलार्म पता नहीं 4 बजे से पहले का लगाया था, उठते उठते मुझे 5 बज गए, 4:30 आज। मतलब एक बात है ना, तैयारी करनी होती है ना, आप लोगों को पढ़ाने के लिए बंदा कर रहा होता है, तो रात को नहीं पढ़ा जा रहा था, तो कल पे नहीं छोड़ना, हिम्मत करके वो आज कर देना। ठीक है, कल पेपर है, कोई नहीं, पेपर से पहले 2 घंटे जल्दी उठ जाऊंगा, कल कर लूँगा। और फिर जब आँख खुली तो पेपर में आधा घंटा था, वो प्रेशर ही लेके चले गए, कल नहीं। बताएं जी आंसर, 813। तो ये आपका इस सोल्यूशन से मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने डिस्काउंट का नए वाला ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है बस। ठीक है, तो ये आपका पास पेपर 15 पार्ट बी, रिक्वायरमेंट बी। ठीक है जी, एलो सिब्बी लगे सी। पता है मुझे जो हालात इस वक्त आपके हैं, कोई नहीं, अब आपके यानी अवाम के वसी तर मफाद में जो IS 16 की 3 चीज़ें थी ना, वो मैंने साकिब को ढूंढने पे लगा दिया पुराने लेक्चर्स में से, वो मुख्तलिफ जगहों से निकाल कर एक जगह इकट्ठी करके यूट्यूब पे दे दी जाएगी, रिलैक्स हो जाएं। फुली डेप्सिट एसिड वाला सवाल सुबह तक आप देख सकेंगे। उसके बाद सुन लें, आसान सी चीज़ें हैं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड कभी भी आज तक नहीं टेस्ट हुआ, छोटी सी एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आगे लिख दूंगा, रेफर यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको वो लेक्चर 1 में मिल जाएगा। मैं उसमें मॉडर्ना को ऐड नहीं करवा रहा, क्योंकि मॉडर्ना ऑलरेडी कहीं अलग थलग कहीं से मिला है मुझे, तो वो उसको नहीं छेड़ते। ये अलग से कट करवा के ना, जहाँ जहाँ से मिलेगा
वो ये ना समझना कॉन्टिन्यूड लेक्चर होगा, कॉन्टिन्यूड नहीं होगा, बस आपका कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जैसे वो कॉन्सेप्ट खत्म होगा अगला कॉन्सेप्ट शुरू होना है तो वो वीडियो के अंदर उस तरह का पॉज लगेगा, फिर अगली चीज़ शुरू हो जाएगी। वो मैं आपको 2-3 चीज़ें इकट्ठी करवा के रख दूंगा, अपनी तसल्ली से देख लेना, ठीक है ना। इसलिए ज़रा रिलैक्स हो, अब तो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ, बस कुछ नहीं रह गया। बस मैं अब स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ डिस्कशंस, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार ये चीज़ें गो थ्रू कर लूँ, कोई एक दो का एडजस्टमेंट किसी बच्चे की कही हुई जो है उसको डिस्कस करना हो तो कर लूँ, उसके बाद फिर छुट्टी, ठीक है। 1:45 पे अजान होनी है तो इंशाल्लाह 1:45 पे हमने ब्रेक करनी है, 5 मिनट बाद तो जमात है, तो उसमें अब रह गया बहुत थोड़ा वक्त, उससे पहले नहीं छुट्टी होनी है, मतलब छुट्टी होनी है। नहीं यार, अब चाय पीनी हो तो कल आ जाना बिस्मिल्लाह करके, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर पिलाऊंगा, मैं कल आना है, जो बच्चे आएंगे, लेकिन आज मत छेड़ो। आज तो मुझे यूँ लगता है कि आज साकिब कह रहा है नहीं बेटा वो तो फिर कल, तो कल कहाँ से आ जाने यार, सोच। साकिब भाई ये कह रहे थे कि सर जी कोई मतलब आज थकावट कोई नहीं हो रही। मैं कहा यार वो बहुत सारे बच्चों के खुश चेहरे देख रहा हूँ कि यार आज ख़त्म, बहुत सारे बच्चों ने कहा था जी किसी को मसला है, किसी ने जाना है तो आज कर दें, तो वो खुश हैं बेचारे, वो खुश हैं तो फिर कोई नहीं, मैंने तो कल भी आना है, जिन्हें चाह पीनी हो कल आके पी ले, हुण छेड़ना नहीं। अच्छा जी कहाँ थे हम, मिसलिनियस मत देखो उसमें कुछ नहीं, इधर देखो जी, पास 15 सिब्बी हो गया, इस 40 वाले को देखते हैं एंड पे, स्टार पीएलसी करवाता हूँ एंड पे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ज़रा ये चेक करें, ये है ऑन पेज नंबर, ज़रा लेक्चर नोट्स ओपन करें, वॉल्यूम 1 के IS 16 के बारे में कुछ बताने लगा हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं इकट्ठे ही, ऑन पेज नंबर, अब मैं ढूंढता हूँ पेज नंबर खुद जाके, लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 1 के, बेटा चुप कर जाओ ना प्लीज़, पेज 4, हाँ करीब ही है, लेकिन ये इतने को लेक्चर नोट्स हैवी हो चुके हैं ना इस वक्त, ये ओपन ही नहीं होते, लिखा ही इतना कुछ है इन पे, ये किसी वक्त चला जाना है। पेज 463, ये देखो 73 ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड का सवाल है, कभी भी टेस्ट नहीं हुआ लेकिन स्टैंडर्ड में है, ICAP ने कोई नहीं डिस्कस किया हुआ लेकिन स्टैंडर्ड में चुके हैं, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उस वीडियो के अंदर जब मैं करवाऊंगा, लेकिन सुन प्लीज़ लेना। दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन, शायद ये क्लास में करवाया है, मुझे अब शक का याद नहीं है करवाया है या नहीं करवाया है। इन एनी केस आप दोबारा कर लेना, 10 से 15 मिनट की बोर्ड के उस साइड पे, मुझे याद है मैंने जब भी करवाया था, इसमें सेशन में पिछले में करवाया था, किसी को नहीं करवाया था भाड़ में जाए ये बात। बस आपने उस वीडियो के अंदर जो मैं अभी कट करवा के इकट्ठे करूंगा पीसेस, और अगर नहीं कुछ मिलता इनमें से और कह बैठता हूं तो कोई मसला नहीं है, ये क्लास भी कल इधर ही होगी, ये कैमरा भी इधर होगा, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, आपने बस लेकिन इसको देखना है, चाहे पहले किया हुआ भी है। ये सवाल अब सिलेबस में नहीं है, इंट्रो के सिलेबस की बात है, लेकिन इस सवाल को जब वीडियो में करवाऊंगा तो देख लेना, इसका ट्रीटमेंट आ सकता है, सिंबल पता होना चाहिए, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के साथ होना क्या चाहिए। ये पूरा सवाल कतअन नहीं आएगा, मैक्सिमम पता है क्या होगा, आपको कहेगा पीपीई का नोट बना दो, नीचे लिखा होगा बिल्डिंग्स, और फिर एक एडजस्टमेंट लाइन डाल के कहेगा बिल्डिंग्स में एक फुली डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग भी पड़ी है। आपको सिर्फ ये पता होगा कि वो एसेट्स में कॉस्ट में पड़ी रहे, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते उसको लैंड की तरह से बाहर निकाल लो क्योंकि वो ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको होना चाहिए, तो एक पूरा क्वेश्चन करके उसको देख लेना, 15-20 मिनट अगर लग जाए तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये पूरा सवाल नहीं आना, इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है पूरे सवाल में, ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ओके अच्छा, तो इसके आगे अब मैं लिख रहा हूं, ये पेज कौन सा था, ये तीनों सवाल इकट्ठे हैं, 72, 73, 74, ये नॉर्मली आखिरी क्लास के अंदर इसी तरह से मैं करवा दिया करता हूं, ठीक है, या आपको अवेलेबल जैसे कर रहा हूं। ओके, तो ये क्योंकि एहतियात के दर्जे में रहते हुए सवाल करने होते हैं, ये टेस्ट आज तक कभी हुए नहीं है, पूरा सवाल फुली डेप्रिशिएटेड का आता नहीं है, और दूसरे 2 कभी टेस्ट हुए नहीं, कभी भी नहीं हुए, लेकिन डर तो लगता ही है ना। तो एक अगर 6 महीने बचाने के पीछे अगर 1 घंटे की वीडियो देख लें तो कोई मसला तो नहीं है। 6 महीने और 1 घंटा कुछ भी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। एक तरफ कॉस्ट देखो, 6 महीने की एफर्ट्स, माँ बाप की, उस्ताद की, आपकी, पैसों का ज़िया, और 1 घंटे की सिर्फ ये रिकॉर्डिंग, देख लोगे ना। ओके, अब तो देखोगे,
इसके लिए भी पेज कौन सा है जी? 4, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए भी आपने क्या करना है जी? रेफर करना है यूट्यूब लेक्चर। ये मैं इंशाल्लाह आज ही उम्मीद है अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप आज ना ढूंढिएगा, क्योंकि अब वो बेचारा ढूंढ रहा है अलग अलग जगहों से, वो उसमें से फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर कंपोज़र भाई जो हैं उसमें से कट करेंगे, जगह जगह से टोटे निकाल के वो इकट्ठे करेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे, तो टाइम लग जाता है। आप कल देखिएगा इसको 9-10 बजे के करीब। वैसे भी आप लोगों को होश को नहीं आना आज घर जाके, और फिर आपको अच्छा रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि कल अदनान साहब ने बुला लेना है। कितने बजे? 8। तो 8 बजे से लेके 3 बजे तक तकरीबन उन्होंने आपकी खिंचाई करनी है। अब जब वो उसके बाद आपको होश आएगा तो कल शाम तक बात पहुंच चुकी होगी, तब तक इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा। आज कोई नहीं जाके, आज मैक्सिमम क्या करना है, ये नहीं, एक बार यूट्यूब ओपन करके आया नहीं, सुबह बस ये आके कहना है सर वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। देखने की हिम्मत तो किसी की होनी नहीं, अगर होती तो करवा भी ना देता, मेरी तो करवाने की हिम्मत भी थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो छोटा सा एक अलग से ये 3-4 चीज़ें होंगी, उसमें मॉडर्ना वाला भी अलग है। साकिब का लेक्चर आएगा। साकिब भाई का रेडिएटर गर्म नहीं हुआ, हम जापानी गाड़ियां, ये चाइना का माल थे आजकल आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी, मार्कअप मार्जिन के लिए रूल बना लें। उसके बाद ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं जी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। इनके लिए आधा घंटा बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है। आधा घंटा ज़्यादा है का मतलब कि काम थोड़ा है, ठीक है। अच्छा, मार्कअप मार्जिन असल में ना अब आपको आता है, इसलिए ये 10 मिनट का भी काम नहीं है, सिर्फ एक जगह पे ना थोड़ा डॉक्यूमेंट करना है मैंने चीज़ों को। ओके, शायद किया भी वहाँ पहुँचूँ तो ट्री बनाओ, जितना काम हो गया होगा ठीक है बाकी। लेकिन मुझे लगता है डिस्काउंट का ट्री बना हुआ है, सेटलमेंट डिस्काउंट का, बस वहाँ पे तो सिर्फ ये बताना है कि एसेट वाले को भी एसेट में से नेट करना। आईकैप का जवाब भी आ गया था, और आईकैप ने फिर उस पर्चे में जो लिख के भेजा उसमें भी कह दिया है कि सेटलमेंट डिस्काउंट को एसेट में क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया, एसेट में से नेट करना है, लाइक परचेजेस जैसे डिस्काउंट रिसीव। वहीं जाके बताऊँगा, अभी क्यों सुन रहे हो ये बात, वहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर, वहीं पर फिर देखेंगे नंबरवार। यार वो कहाँ थे मार्कअप, रेक्टिफिकेशन से पहले था ये सारा सामान। यार चेक करो, यार चेक करो, मैंने आज ना रात को जो आपके लिए चीज़ें आसान की हैं। किताब के अंदर ना वो थोड़ी गड़बड़ थी, एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया है, कुछ रेफरेंस भी गलत थे, फिर कुछ अल्फाज भी, तो मैंने कहा चलो अच्छा ज़रा आसान भी कर देता हूँ। फिर ये तस्वीर बना रहे हैं तो उसके बाद फिर इसको वो लिखेंगे भी सही, बस एक बार लिखते हुए घंटा डेढ़ जो लगना है वो वही लगना है, फिर ये सारा कुछ एकदम से रिवाइज हो जाना है, टॉपिक तैयार। यार आ नहीं रहा वो जिसका इंतज़ार है, ए भी थक गया। क्या थक गया? एसी गए। ओह, इस भाई ने कहा कि मैं भी शोर मचाऊंगा ताकि आपकी जो एनर्जी लोगों को नजर आ रही है ना, असल कहानी सामने आए। जब आप जोर लगा के बोलोगे ना तो भाईजान गाड़ी नहीं गर्म होती, टेंशन ना लो। मार्कअप मार्जिन की एग्जांपल्स हैं जी, इनके अंदर मैं पहली एग्जांपल करवाऊंगा और चौथी करवाऊंगा, बाकी सब उस जैसी हैं। बेसिकली मैं सिर्फ आपके साथ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो ये डेटर्स वाली डिस्कशन को मैं ज़रा साइड पे ले जाता हूँ, ये कहाँ तक है, वो मुक्की नहीं रही। यार बहुत नहीं पढ़ लिया था वैसे हमने भी, नहीं पहले जब पढ़ रहे थे यार, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए था ना। आज तो कुछ नहीं पढ़ा, आज तो गपशप लगा रहे हैं। हाँ, आज कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, ऑनलाइन वाले ना जूम सेशन में आगे लड़ पड़ते हैं, सर ये जो आप जब कहते हैं ना कुछ नहीं पढ़ा, हमें एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। 2 घंटे से हम कर क्या रहे थे अगर कुछ नहीं पढ़ा। लो भाई, मार्कअप मार्जिन ये है जी, पेज नंबर 400 तुसी, यस 400 तुसी। मार्कअप मार्जिन, गुड्स आर सोल्ड, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये बात यूं भी लिखी हो सकती, ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं, इसमें 2 मुख्तलिफ तरीकों से बताया हुआ कैसे कैसे लिखा हो सकता है।
या यूं भी लिखा हो सकता है गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, इसका भी मतलब वही है। या लिखा हो सकता है सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 20%, या लिखा हो सकता है गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, या गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप भी सिर्फ लिखा हो सकता है। तो मार्कअप के बारे में याद रखना, मार्कअप हमेशा होता है ऑन कॉस्ट। एक ही याद करना, जो दूसरा होगा वो फिर दूसरा होगा, वो सेल वाला होगा, ऐसे याद नहीं ना रहता। तो मार्कअप हमेशा ऑन कॉस्ट होता है। तो जो भी इसके अलावा लफ्ज होगा वो ऑन सेल। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता फनकारी ऐसी लगाए ना कि लिखा हो मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो मार्जिन का मतलब उर्फ आम में लफ्ज इस्तेमाल करना, हाँ भाई कितने मार्जिन हैं इस बिजनेस में, वो उसकी बात कर रहा है। ऑन कॉस्ट जब बोल रहा है तो कॉस्ट ही लेना, ठीक है। सिर्फ मार्कअप खामोश होकर लिखे या मार्जिन लिखे तो फिर उसका मतलब ऑन कॉस्ट ऑन सेल, ओके। जब खुद बोल दे कॉस्ट पे या सेल पे तो फिर पिछले लफ्ज को बाढ़ में जाओ तुम। जो कह रहे हैं ऑन कॉस्ट तो ऑन कॉस्ट, कह रहे हैं ऑन सेल तो ऑन सेल। समझ आई बेटा, ये बात समझ आई? ओके अच्छा जी, अब ये बात ये कि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लिंक्ड है और कैलकुलेट करनी है हमने सेल। अब दो स्टेप्स के अंदर ये काम किया करना है हमने। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे इक्वेशन, पता है ना आपको, ये काम इतनी बार किया है, बस डॉक्यूमेंट करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। प्रिपेयर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, जिसको हम C प्लस P इज इक्वल टू S लिख लेते थे, ठीक है। अब वो कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो किसको 100 लेंगे? ये हमने उसूल बनाया हुआ है कि जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है, हाँ जी ये लिख भी लेना, जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम करने, ठीक है जी। साकिब भाई है सब, मिल गया सब? अच्छा वो भी मैं ढूंढ दूंगा, टेंशन मकावा। अच्छा जी, उसके बाद अब कॉस्ट को ले लिया 100 प्लस प्रॉफिट 20, तो बैलेंसिंग सेल आएगी 120। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमारा था यूज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूर रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट कॉस्ट गिवन है ना, रिक्वायर्ड इस इक्वेशन में से सेल भी हो सकती है, आप रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी रिक्वायर्ड हो। हमारा फॉर्मूला हमें बचा लेता था, हमारा फॉर्मूला था रिक्वायर्ड अमाउंट। जो भी हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है, जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, उसको कैसे निकालेंगे? आप गिवन अमाउंट पकड़ेंगे, जो भी सवाल में अमाउंट गिवन है उसको ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस गिवन अमाउंट की रिलेटेड परसेंटेज से, गिवन अमाउंट परसेंटेज, और मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। यही फॉर्मूला हम यूज करते थे। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया भी था, इनफैक्ट कहीं पे पहले लिखवा भी दिया था, लेकिन मार्कअप मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ था, तो चलो यहां पे भी हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। ओके अच्छा, अब ये फॉर्मूला लगाएं और लगा के निकाल लेते हैं हम। अब हमें चाहिए क्या? सवाल ने कहा सेल निकाल दो, रिक्वायर्ड इज सेल्स, गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख, तो गिवन अमाउंट कितनी है जी? 8 लाख। अब ऊपर इक्वेशन में चाती मारो, इसकी परसेंटेज कितनी है? कॉस्ट की परसेंटेज 100 है, डिवाइड करो, सेल चाहिए उसकी परसेंटेज है 120, तो आंसर आ गया। लो जी, ये है मार्कअप मार्जिन। हाँ लेकिन एक सेल वाला भी करवाना है ना, ठीक है। ले जी, इसके बाद 2 और 3 बिल्कुल इस जैसे हैं, ओके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब होश आए। ये क्वेश्चन नंबर मैंने करवाया है आपको 1। अब देखना ज़रा, मैं कॉपी पेस्ट क्यों करूंगा, उसकी वजह यह है कि है ही इतना सेम, बस आपको फ़र्क जान के जीना है। ये तो कोई गुस्सा ही आ गया इसको। अच्छा भाई अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर
4 बन रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। कोई ना कोई ना, हिम्मत हिम्मत। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही अप्लाई करते हैं। 4 में अब वो किस किस तरह से ये बात कर सकता है कि प्रॉफिट लिंक्ड है किसके साथ। पढ़ो, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 4 लाख, सेल वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, या कह सकता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल वैल्यू, या कह सकता है फिक्स्ड मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, या ये मुख्तलिफ पास पेपर से उठाए हुए अल्फाज हैं। सेल्स वर अफेक्टेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्जिन। ये सब बातों का मतलब क्या है? प्रॉफिट इज लिंक्ड विद। तो अगर प्रॉफिट की लिंकिंग सेल के साथ है, देखते हैं ना चाहिए क्या, वो तो बाद की बात है जी। अगर प्रॉफिट की लिंकिंग इस वक्त सेल के साथ है तो 100 किसको अज्यूम करना है? सेल को। प्रॉफिट कितने % सवाल में बताया जा रहा है? बोलो। 20 20 20, हर जगह 20 20 लिखा हुआ था। प्रॉफिट कितना है? अब इस बार बैलेंसिंग क्या चीज आ रही है? कॉस्ट। ये कितनी है? 80। अब सवाल से देखते हैं कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। कॉस्ट अगेन कॉस्ट ही गिवन है, सेल भी गिवन हो सकती है, उससे कॉस्ट भी निकाली जा सकती है। ओके जी, कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। रिक्वायर्ड क्या है? सेल। रिक्वायर्ड अमाउंट इज सेल, गिवन अमाउंट इज कॉस्ट, जो कि कितनी है? 4 लाख। तो 4 लाख को डिवाइड करो, ऊपर देखो इसकी परसेंटेज कितनी है? 80%। भाई की तो जबान भी बदल गई है बेचारे की। अच्छा, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये मार्कअप मार्जिन है। सवाल जैसा मर्जी होता रहे, इंशाल्लाह आपको मार नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमने तो बस 2 निकाती एजेंडा रखा हुआ है अपना, कि जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड हो उसे 100 ज्यूम करके इक्वेशन बना लेते हैं और ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट अगर रिक्वायर्ड होगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट प्रॉफिट गिवन जो भी हो उससे डिवाइड करके प्रॉफिट की परसेंट मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट भी निकल आएगा। यानी इन 3 में से कोई 2 दे दे, तीसरी हम निकाल लेंगे जी, ऐसे। अच्छा अच्छा, साकिब को बुलाएं। भाई उधर कुछ डाला ही नहीं हुआ मैंने अभी। अच्छा, साकिब भाई नहीं मिल रहे थे, साकिब का रेडिएटर गर्म हो गया शायद। ओके, अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए लिखा कि आपको ये याद कराना था। बहरहाल ये ट्रीटमेंट पढ़ाया हुआ है, चल के देखते हैं। यहीं चल के क्या देखना है, यहीं करीब ही मिलेगा। या अल्लाह लब जाए। ये रिवाइज हुआ। ये कहीं टेबल नहीं बना, लेकिन ये कैलकुलेशन हुई पड़ी है। सुने इधर देखें जी। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कहा था कि वो हमारी किताबों में आता ही नहीं। सेटलमेंट डिस्काउंट बायर और सेलर की बुक्स में अलग अलग करवाया था, पुराना पढ़ाकर नए वाले को अप्लाई करवाया था कि अगर आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं तो आपने एंट्री की 95 से, 5 तो आना ही नहीं, ये ट्रीटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट का, किताबों में आता ही नहीं। 95 से एंट्री की, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। क्रेडिटर ने कहा आप पैसे जल्दी दे जाओ, 10 रुपये और छोड़ देंगे। हम भागे भागे गए, क्रेडिटर को कहा तुम फारिग 85 पकड़ो, बाकी हमें डिस्काउंट मिल गया। अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती थी, अब इसको कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? परचेजेज। हमने चीज़ें बेची, हम सेलर हैं अगर, तो 95 की चीज़ बेची उधार पे, ने कहा भाई आ जाओ जल्दी पैसे दे दो डिस्काउंट मिलेगा, वो ले आया 85। 95 का डेटर ख़त्म, 85 कैश, बाकी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था। अब सेल में डेबिट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा आ गया था कि अगर फिक्स्ड एसेट खरीदें और उस पर सेटलमेंट डिस्काउंट हो तो क्या करेंगे? तो उसका जवाब आई कैप ने भी अब दे दिया कि उसको भी यही ट्रीटमेंट देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नहीं लेना।
आखिरी क्लास में बता रहा हूँ ये बात। अब डिस्काउंट अब आई के ना, क्योंकि लिख के भी भेज दिया तो अब ये बात हो सकता है वो टेस्ट भी कर ले। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नहीं लेना, बल्कि उसको एसेट की कॉस्ट में क्रेडिट करना। जैसे परचेजेस एक एक्सपेंस था वो क्रेडिट हुआ, ऐसे ही पीपीई प्लांट कोई खरीदा है, सवाल में लिखा हुआ प्लांट खरीदा, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, बीच में लिखा हुआ है सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट में से उसको लेस कर देना। याद रहेगी ये बात। चल ओके जल्दी कर लें। अच्छा जी, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, इधर देखें जी। इन्वेंट्री का लेजर, असल में ना इससे ज़्यादा डिस्कशन की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें आके हिट करेगा एनपीओ के टॉपिक में, जहां हम इन्वेंट्री का लेजर बनाते हैं, या कभी कैश फ्लो में भी आ सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की आपको एंट्री करवाई हुई है, इन्वेंट्री के एबनॉर्मल लॉस की। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस मैंने आगे लिखा नहीं है, ऑफ इन्वेंट्री की बात हो रही है। कैश में तो बस एक ही लॉस होता है, वो एबनॉर्मल ही होता है। कैश का कौन सा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की बात हो रही थी जी। मैंने आपको, मैं एंट्री देखूं तो वो मिल भी जाएगी, कहीं करीब करीब ही कहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, आपको एंट्री याद है। मैंने कहा था फिक्स एसेट अगर जल जाए तो एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट, कोई इंश्योरेंस आए तो डेबिट और बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर मैंने कहा था अगर यही इन्वेंट्री के साथ हो तो अक्यूमुलेटेड एब्सेंट निकाल दो, बाकी एंट्री वही है। यानी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री देख ही लेनी चाहिए। नहीं, मुझे ज़रा देखने की चाहत हो रही है, ये रही, करीब ही थी। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री, हाँ आपको पड़ा हुआ है, पता है। कैश आ जाए तो कैश डेबिट, ये तो कैश है, ये कैश आ जाए तो कैश डेबिट इंश्योरेंस वालों से, इन्वेंट्री क्रेडिट, परपेचुअल है तो पीरियोडिक है तो परचेज। लेकिन मैं ये नहीं करवा रहा, क्योंकि हमें ये एडजस्टमेंट, देखो इन्वेंट्री का टॉपिक तो सिलेबस में है नहीं, ये हमें हिट करता है आके कहाँ पे, एनपीओ के टॉपिक में, जहाँ इन्वेंट्री का लेजर बनाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, सिंपल। इन्वेंट्री जल गई, इन्वेंट्री गई, क्रेडिट इंश्योरेंस वालों से पैसे आ गए या आने हैं, वादा है तब भी, वो डेबिट और बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये है एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। एंट्री में इन्वेंट्री अकाउंट आपने क्रेडिट किया। कई दफा ऐसा हुआ था कि हमारे सवालों में इस तरह के लॉसेस आए थे, किधर गया वो, ये रहा। कैश का अगर लॉस आता था तो हम कहते थे कैश का अकाउंट क्रेडिट करो और आगे लिख दो मिस अप्रोप्रिएशन। ऐसे ही इन्वेंट्री का लॉस अगर है तो हमने उसकी यही एंट्री सीखी थी, एबनॉर्मल लॉस, लेट्स से 500 का। अब चाहे इसकी एंट्री ये हो रही है, इंश्योरेंस वालों ने कुछ कैश दे दिया जी, लेकिन इन्वेंट्री तो गई ना आपकी, बाकी 10 क्या है, तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करते थे हम एबनॉर्मल लॉस, यानी इसकी एंट्री पास करते हैं। ओके, अच्छा, अब नॉर्मल लॉस का क्या करेंगे। ये तो एबनॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस ना कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज होता है। ये भी ट्रीटमेंट कई दफा किया है हमने, सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। सवाल में लिखा हुआ है एनआरवी लॉस आ गया, या लिखा हुआ है शॉप लिफ्टिंग होगी। शॉप लिफ्टिंग कहते हैं बाहर अगर रखें लेस बेचने के लिए तो 50 बिकेंगे तो 2-4 चोरी भी हो जाएंगे। अब आप कहो जी हम अंदर ही रख लेते हैं, अंदर ही रख लेते हैं, तो वो फिर 50 नहीं बिकेंगे, वो कोई 10-12 बिक जाएंगे। तो 50 बिकवाने के लिए हम कहते हैं 2-4 चोरी भी होने दो। ये दुकानदार के लिए नॉर्मल लॉस होता है सचमुच। बाहर रखेंगे तो बिकेंगे, दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन अगर अंदर रख देंगे तो बेचेंगे तो कोई नहीं ज़्यादा। और इसलिए कि 4 बच जाएं, वो ऊपर वाले 30-40 यूनिट्स की सेल को नहीं फोरगो करते, वो कहते हैं यार कोई नहीं कारोबार का हिस्सा है, 2-4 जानते आने यहो जे बंदे आ जाते नहीं, ये क्यों, तुम क्यों नहीं, और किसी पे तो क्या, मैं मेरे जैसे, ठीक है, मेरे जैसे। अब ठीक है, ओके। तो ये क्या है जी, नॉर्मल लॉस, शॉप लिफ्टिंग हो गई, या एनआरवी लॉस भी नॉर्मल लॉस है। मैंने कहा था कि दुकान में स्टॉक इतना को रखना पड़ता है कि गाहक आए तो वापस ना जाए, तो वो पड़े पड़े कभी कभी एनआरवी लॉस उस पर आ जाता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करनी है आपने, हालांकि परपेचुअल सिस्टम में एंट्री होती है, जो बच्चे इंट्रो में पढ़ के आए हैं
उसकी एंट्री होती है, क्योंकि मजबूरन है इन्वेंट्री लेजर बन रहा है, उसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन मैं आपको आसानी की तरफ ले जा रहा हूँ। वो आसानी क्या है, आपके लेवल पे, मतलब आपके FR 1 में जब इसने आपको हिट करना है आके नॉर्मल या नॉर्मल लॉस में, तो आपने क्या करना है, अब नॉर्मल लॉस की तो एंट्री कर दी आपने, लेकिन नॉर्मल लॉस के लिए आपने सिर्फ लेट से क्लोजिंग 20 पड़ा था, किसी ने कहा जी NRV लॉस आ गया 5 रुपये का, इन्वेंट्री 15 की कर दो, तो आपने सिर्फ 20 - 5 नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है या क्लोजिंग को 15 कर देना है। अब जैसे ही इस क्लोजिंग को 15 करोगे, ये कम हुआ, इधर बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो गया ऑटोमेटिकली। तो इससे ज़्यादा अब इसको नहीं सोचना। नॉर्मल लॉस होगा तो सिर्फ ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग भी सही किया था एक सवाल में हमने NRV वाला, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस होगा तो सिर्फ स्टॉक को छेड़ोगे, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएगा, होना भी चाहिए। लेकिन अगर अब नॉर्मल होगा तो फिर इसको अलग से लिखो ताकि ये अलग वैल्यू शो करे और कॉस्ट ऑफ सेल में ना जाने दें, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। याद रहेगी ये बात। इसकी पिक्चर भी ले लें। ये जो 5 का लॉस है ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, और ये जो 500 का लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। उसके साथ तो लिखा हुआ ओके। अच्छा, यूजिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा जी सुन लें जी, सुन लें। अच्छा देख लेना भाई, इसमें ना जरा पॉज कीजिएगा भाई। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड्स हैं 5 मतलब इसकी किताबें हैं। एक है जी A1, दूसरा है B1, A2, उसके बाद तीसरा है B। ये 3 पहले तो साइड पे करूं। ये C पार्ट जो है A और B, इसको अम्मी की पेटी में रख देना, जिसमें तुम्हारे जहेज के लिए चीजें, तुम्हारा तो जहेज नहीं होगा, कुड़ियां दे जहेज इकट्ठी कर रहे हैं। अब रह गए 3। इनमें से एक है पार्ट B। अच्छा चलो मैं तरतीब से तो रखूं। इस पार्ट B में ना पूरे स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपने साथ लेके नहीं जाना। लेकिन ना मैं वैसे ही ज़रा मेरे दिल में ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही मैं IS 7 मुझे नज़र आए ना कभी, वो कोई एक बात की थी थोड़ी सी, चुप। इधर देखें जी, आपको एक बात की थी कि स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जाम्पल में ना डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है। अब ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें स्टैंडर्ड ने वो एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई हैं। मैं वैसे ही इसके अंदर, ऑनलाइन वालों को तो ज़्यादा नज़र आएगा, आप घर जाके देखना नहीं, वैसे ये घर पे रखना। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखा हुआ है और इसके अंदर नीचे जाके लिखा हुआ है डिविडेंड पेड। स्टैंडर्ड ने एग्जाम्पल में यहां पर लिखा हुआ है, तो ICAP ने जो रेफर किया था याद है ना। यानी इस पार्ट B के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी घर छोड़ के जाना है, जरूरत नहीं है। अब रह गए ये 2, A1 और A2। इनमें से जिसमें भी IFRS नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई IFRS नहीं, इत्तेफाक से IFRS 16 और IFRS 15 और IFRS 9 और 3 और 10 FR 2 वाले ये पढ़ते हैं, और 8 भी, उनको IFRS भी चाहिए। आपने कोई एक IFRS नहीं पढ़ा। IFRS जो नए स्टैंडर्ड्स अब आ रहे हैं, आपके सारे ISs हैं सिलेबस के अंदर, तो इनमें से A2 में ISs हैं, लेकिन आपको तो नहीं ना पता, घर जाओगे आपके पास तो ब्लैक वाले भी हो सकते हैं। तो आपने किताब वो ढूंढनी है जिसमें IAS हो, IFRS आपको नहीं चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में जो उन्होंने छोटी बनाई है ना, इसमें इकट्ठे कर दिए हैं कैफ तक के लिए ना, ICAP ने इजाज़त मांग के ये छाप दिए हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर इकट्ठे हैं तो उसमें तो दोनों ही चले जाएंगे, लेकिन हमारा कंसर्न है ISs से, जिनके पास ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। वो अगर A1 को देखेंगे ना खोल के, तो उसमें सारे IFRS नजर आएंगे। ये भी घर रख जाएंगे FR 1 वाले बच्चे, FR 2 वाले बच्चे तो ये लेके जाएंगे, FR 1 वाले बच्चे ये घर रख के A2 सिर्फ ले जाएंगे। अब A2 के अंदर ISs मौजूद हैं जो हमारे सिलेबस में हैं,
IS 1 है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टैंडर्ड जो IS 2 भी निकल गया, IS 8 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रेलेवेंट IS 16, IS 12 आ गया, IS 16, उसके बाद 20, फिर 23, फिर 36, फिर 40, ये सारे तो हैं ना, 33 बीच में भूल गया, EPS, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कभी जो डिस्क्लोजर मांग ले IS 16 का, अब इस तरह खोलोगे ना भाई, ये सामने नज़र आ रहा है ऊपर IS 16। घर पे क्या करना है, घर पे आप जाके जब इसको ओपन करोगे तो एंड पे डिस्क्लोजर्स का के पैराज लिखे होंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एंड से पहले, ये वही हैं जो आपको नज़र आए थे आपकी किताब में, ठीक है। जैसे पैरा 73, इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ PPE, मेजरमेंट बेसिस, डेप्शन मेथड, यूजफुल लाइफ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जो किताब के अंदर लिखे हुए यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, आपने करना क्या है, अब मैं तो पैराज हाईलाइट कर, मैं पैराज एक सफ़े पे लिख के दूंगा, हाईलाइट तो आप नहीं करने हैं ना। अब जो मैं पैरा IS 16 के अंदर मैं पैरा 73 आपको कहूँगा हाईलाइट कर लो। अब आपने घर पे क्या करना है, आपने वो जिस सफ़े के ऊपर अब गुम हो गया, जिस बात में आके हाथ मारा, ऐसे ही 73 पैरा ये पढ़ा है। अब यहाँ पे ना आपने घर पे स्टिकी नोट लगाना है जिसमें आपने लिखना है IS 16 डिस्क्लोजर्स बंद। अब IS 16 का नोट आ जाता है और भूल जाते हो कि ये चीज़ कहाँ करनी थी डिस्क्लोजर, नहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है लेट से, तो सिर्फ ओपन करके एक नज़र डालोगे, वो सारी चीज़ें हाईलाइटेड होंगी तब ना, सिर्फ इस तरह से कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है आप, ठीक है ना। उसके अलावा IFRS तो हमारे हैं नहीं, उनमें डेफिनेशंस एंड पे होती हैं, ISs में डेफिनेशंस स्टार्ट में होती हैं। तो कोई डेफिनेशंस जो हमने किताब में पढ़ी हैं उनको इस पे हाईलाइट कर लेना, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं कोई वो भी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। अब मैं 4-5-6 दिन में ना भी बना सकूं, मैं आखिरी दिन भी, मतलब मैं 28 को भी भेजूंगा आपको सफ़ा, मिसाल दे रहा हूं, तो करना सिर्फ क्या होगा, उसको हाईलाइट ही करना है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कर लूं। इसकी सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि जितने पैराज में हाईलाइट कर मैं कह दूंगा, सिर्फ उनको हाईलाइट करना है और स्टिकी नोट लगा देना है, उस पर सिर्फ ये लिख देना है डिस्क्लोजर IS 16, डिस्क्लोजर आगे आएंगे IS 8, डिस्क्लोजर्स EPS, वो जो आज हम पढ़ रहे थे वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं भाई। कोई थ्योरी में कोई MCQ आ जाता है, वो 6 चीज़ें लिख के कहता है कौन सा डिस्क्लोजर इसमें से नहीं है, अब नहीं ज़हन में आ रहा, सिलेबस में है, ओपन करो डिस्क्लोजर, देखो ये 5 लिखे हैं, छठा अच्छा ये नहीं है, 1 नंबर मिल गया 1 मिनट में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ इसको खोल के पढ़ना नहीं होता ना, इसका टाइम होता है। लेकिन बच्चे जो है ना वो मिसगाइड हो जाते हैं, कहते हैं जी हम इसको तो यूज़ ही नहीं करना, तो क्यों लेके जाएं, सिर्फ एक पार्ट ले जाओ, अल्लाह करे ना ही यूज़ करना पड़े। मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, मैं पर्चा कर लिया तो मैंने खोल के भी नहीं देखा था, इत्तेफाक की बात है, मैं जो काम करने वाला था कर गया, जो देखने वाला था शायद वो करने से पहले ही टाइम खत्म हो गया होगा, वो 80-85-90 में पहुँच गया, बस टाइम खत्म हो गया। पर्चा एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको एक दिन भी एक मिनट के लिए भी ना खोलना पड़े, लेकिन यूज़ करना पड़ भी सकता है, उसकी तैयारी सिर्फ करके जाना। साइड में रखा हुआ है, कुछ नहीं होता, नहीं खोलना पड़ा वापस ले आना। लेकिन इस तरह में कोई 1 या 2 नंबर भी आ गए तो थोड़े नहीं होते। सही है, समझ गए ये बात। तो इस तरह से आपने हाईलाइट करना, लेकिन स्टिकी नोट्स ना जरा पक्के वाले अच्छे वाले लगाना। ICAP कहता है स्टिकी नोट लगाओ बेशक, लेकिन ऐसे ना हो कि वो नीचे गिर जाए, नीचे नहीं गिरने चाहिए उतर के, ठीक है ना। तो पक्के वाले स्टिकी नोट लगाओ, ठीक है। तो कौन सी लेकर जाएंगे, A2 लेकर जाएंगे। और अगली बात, छोटे स्टैंडर्ड्स में भी देख लेना जिसमें आपके जो है वो IASs हैं, एग्जाम्पल वाले को छोड़ देना, सिर्फ वो ले जाना और करना क्या है वो बता दिया, ठीक है जी। अब आखिरी बात ये कि देखें, 1 मिनट भाई बात तवज्जो से सुन लें। देखें जी, आपके ना 6 महीने स्टेक पर हैं इस वक्त, ठीक है, और दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। नहीं, तीसरा भी उसमें डाल दें, कोई मसला नहीं, इनको होश ही नहीं आना अभी। तो कल सर ने आज वाला तो इनको आज तो इनसे नहीं आना लेक्चर, कल सर अदनान ने बुलाया हुआ है, तो कोई नहीं, मैं तुम्हें वो भी ढूंढ के दूंगा, उसको भी ऐड करके, इसको तीनों को एक ही रखना है। रिवीजन लेक्चर 2 चीज़ें भाई ने कर भी दी इकट्ठी, मैं कह रहा तीसरी भी कर लो, एक उसको मिली नहीं। सुनो जी भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके 6 महीने हैं, ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त होता है ये, आपके घर वालों की भी मेहनत लगी हुई है इस पर, आपकी भी, बेटा खामोश हो जाए, ठीक है। अब ये वक्त है जिसमें आपने इसको कैपिटलाइज करना है फुली। दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं भाई। देखो
हर बंदे की तबीयत मुख्तलिफ, हर बंदे के ऊपर हालात मुख्तलिफ, हर बंदे के नंबर ऑफ पेपर्स मुख्तलिफ, ठीक है। तो किसी का स्केड्यूल हमने नहीं बनाना, किसी को कॉपी भी नहीं करना, किसी से पूछना भी नहीं है। मशवरा कर लें, मुझसे करना किसी ने इंडिविजुअली करें, लेकिन हर बंदे के ना हालात हैं डिफरेंट। फिर हर बंदा अपनी तबीयत के हिसाब से, कोई सिर्फ रात को पढ़ना पसंद करते हैं, वो नमाज सुबह की पढ़ के फिर सो जाते हैं। किसी से रात को नहीं पढ़ा जाता, वो सुबह नमाज पढ़ के पढ़ने बैठते हैं और रात तक पढ़ते रहते हैं, दिन में पढ़ते हैं। कोई दरमियाने टाइम में पढ़ते हैं, 8-9 बजे शुरू करते हैं। तो हर बच्चे का अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है, तबीयत के मुताबिक जो बेस्ट टाइम हो उसमें पढ़ना है। पहली बात, 24 घंटे जो पूरे होते हैं, इनमें से आपने 24 आवर्स में से बेटा तकरीबन 14 आवर्स, 14 आवर्स इफ़ेक्टिव निकालने हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब पूरा ध्यान, किताब पे आंखें, किताब पे दिमाग। यकीन माने अक्सर ऐसा होता है, ये अपना भी तजर्बा है और दूसरों से भी सुना है, बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ों से हर बंदा गुजरता है, हम भी गुजरते थे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है, आप होगा क्या, किताब खोली, सोच किसी तरफ चली गई। क्रिकेट मैच, जिस क्रिकेट का शौकीन है ना, वो क्रिकेट मैच की तरफ उसकी सोच चली गई, अब उधर ही चली जाएगी। अच्छा आज असर को मैच है, असर के मैं जाऊंगा, अब मैं 1 डाउन खेलूंगा, उसको मैंने ओपनर खिलाना है, अब कप्तान भी होगा खुदा ना खास्ता, ये मैच बड़ी जिद वाला मैच है यार। अब वो जब होश आया ना तो 10, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं असर से मगरिब पक्की गेम करता था, गाँव में तैयारी करता था और असर से मगरिब गेम होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं, और सुबह से रात तक बाकी सिर्फ पढ़ाई। एक बात कर रहा हूँ, अब कभी जो कोई मैच होता था ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं पढ़ने बैठा हूँ और जब मुझे होश आया है तो घंटा गुजर गया और उसी सफ़े पे हूँ। ओ यार, पूरी टीम दिमाग में बना ली, इसको 1 डाउन, इसको 2 डाउन, ये ओपनर, ही बॉलिंग पहला ओवर इससे, चौथा इससे, उसका ये बैट्समैन है, उसको इससे पकड़ना है, इसको इसके। ये पढ़ाई नहीं है। तो ज़रूरत किस चीज़ की थी, बचत किस वजह से हुई, जब ऐसा 1-2 बार हुआ तो बैठ के सोचा कि भाई ये काम तो होना है। सोच बहकती आसपास जाती, कोई मसला नहीं, ज़रूरत इस चीज़ की है, जैसे ही निकल ले पकड़ के ले आओ वापस। 1-2 मिनट ही ज़ाया होंगे, ज़्यादा नहीं होगी यार, खुदा के लिए कोई नहीं, बड़ा टाइम पड़ा है, पेपरों के बाद सोचेंगे, लेट कर क्रिएटिव थिंकिंग करते रहेंगे, नो इशू। तो 14 घंटे इफेक्टिव निकालने। अब मुझे नहीं पता आप कैसे निकालेंगे, ये तो कम अज़ कम है, एटलीस्ट 14 आवर्स बेटा, ये एटलीस्ट हैं। बाकी 8 घंटे आपके हैं ना, 8 नहीं 10 बल्कि, इसमें से आप 6 घंटे से 7 सोएं, ज़्यादा ना सोएं, नमाजें, खाना और गेम का 1 घंटा भी निकालें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये इफेक्टिव हो तब। अच्छा, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए बैठना पड़ेगा 15 से 16 घंटे। जो बीच में 2-4 मिनट की बातें आगे पीछे दिमाग जाते हैं, खींच के लाते हो, तो मिला जुला के दिन में घंटा 1.5 बन ही जाता है। बैठ के थोड़ी देर स्टार्ट होते टाइम लगता है, कभी थक जाते हैं, 5 मिनट का नैप ले लूँ, तो 16 घंटे तकरीबन बैठोगे तो 14 घंटे निकलेंगे। अब ये आपने मैनेज करना है, कैसे करो। अगली बात, आपने, मैंने कहा अपनी मर्जी से पढ़ना है, ठीक है। किसी के 3 पर्चे हैं, किसी के 4 हैं, 2 वाले भी होंगे, कोई 1 वाला जालिम भी होगा, हालांकि 2 भी कम है मेरे हिसाब से, 3 को कम अज़ कम होने चाहिए थे। बहरहाल अब यहाँ पे भी हर बंदे की अपनी तबीयत है। हमारे 7 दोस्त पढ़ते थे, वो भी क्वालिफाई किए, हम भी किए। ऐसे लड़के थे जो रोज़ 4 पेपर हमारे होते थे तो 4 रोज़ पढ़ते थे, मेरे जैसे से 4 नहीं पढ़ जाते थे, मैं 2-2 करके पढ़ता था। कोई ऐसे भी थे जो 1 को पकड़ के पहले उसको घर पहुँचा देते थे, फिर दूसरे को शुरू कर देते थे। हर बंदे की तबीयत डिफरेंट है। प्लानर अपनी मर्जी से बनाओ, ठीक है। मैं 2 पर्चे इसलिए रख लेता था, हालांकि मैं एवरेज सा स्टूडेंट ही हूँ, 2 पर्चे इसलिए रखता था कि 1 को पढ़ के ना मैं ज़रा बोर हो जाता हूँ, एक चीज़ को पढ़ के, तो मैं फिर आधा दिन एक चीज़ पढ़ता था, आधा दिन दूसरी, तो ज़रा फ्रेश हो जाता था। जब वो पूरा किया फिर दूसरे जोड़े को पकड़ लिया। मॉक से पहले एक रिवीजन करनी है। ये कैसे करनी है, प्लानर जो बनाना ना, आज क्या तारीख है, आपने 4 से नहीं बनाना। आपने अगर आज पढ़ने बैठना है ना, मिसाल के तौर पे, तो आपने आज कल पढ़ने बैठना है ना, तो प्लानर परसों से बनाओ। आपने डेट प्लानर पे क्या लिखी हो 5, लेकिन बैठ जाओ प्लानर आज रात को बना के कल से। ये छोटी छोटी बातें ऐसे ही बस। इसकी वजह से ये होती है कि जब बंदा बेटा स्टार्ट करता है ना पढ़ाई, तो 1-2 दिन टेम्पो बनने में लगते हैं। वो आपको देखें, जो टिकिंग है ना, टिकिंग, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो आपने प्लानर बनाया था रोज़ इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, जब वो टिक हो रहा है ना, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और ये टिक का मतलब होता है पासिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर वो 2 दिन बाद फेल हो जाता है ना, तो फिर बंदा भी फेल हो जाता है, ये नहीं होने देना। इसलिए 1 दिन डिले से शुरू करो, पहले पकड़ लो काम को, और जो पहले दिन का 5 वाला काम है वो 4 को ही कर लो, टिक करो। 6 का शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा लेट जो होना है ना, वो लेट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है
कि प्लानर का पूरा होना। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको कैसे भी मैनेज करना है, अपनी मर्जी से करें। ठीक है, आपने बस ये काम करना है, 14 घंटे इफेक्टिव निकालने हैं। ठीक हो गया। अब नमाज की पाबंदी रखोगे, ये नेचुरल ब्रेक है, नेचुरल ब्रेक है। फजर से जोहर सबसे प्रोडक्टिव टाइम, पढ़ के थक के हार गए, जोहर का टाइम आ गया, अल्लाह ने रखा हुआ है, उठ के चले गए, नमाज पढ़ के वापस है। कैलूला बिल्कुल 15 मिनट भी हो सकता है, कैलूला नहीं 2 घंटे, तुम दोपहर को भी सो लो, 10 घंटे रात को भी, ठीक है, 15 मिनट में भी कैलूला हो जाता है सुन्नत दर्जे में, और ये बहुत होता है। खैर, उसके बाद प्लीज़ दोपहर के अंदर सोना सुन्नत दर्जे के अंदर, जोहर से पहले थोड़ी देर, फिर जोहर की नमाज़ पे जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, जोहर से असर पढ़ो। असर के बाद मैं तो नहीं पढ़ता था, कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें तो खेलना कभी ज़िंदगी में रूटीन ही नहीं, फिर पढ़े, या कुछ और कर लें असर से मगरिब, थोड़ा रेस्ट, मगरिब की नमाज के बाद फिर पढ़ें इशा तक, इशा की नमाज के बाद फिर, आजकल सर्दियां हैं, कम से कम 12-1 बजे तक तो पढ़ ही सकता है बंदा। सुबह नमाज जमात से पढ़ने के बावजूद भी वो बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ सकता है। रात को 6 घंटे सोएं, सुबह के लिए दिन में 1 घंटा रख लें। तो पाबंदी से पढ़ना है। और कभी जो मोनोटनी आ जाए, ये होता है, मोनोटोन हो जाता है बंदा। 5-6 दिन पढ़े ना, 5-6 दिन, मैं बता रहा हूँ 5-6 दिन अगर बंदा पढ़े तो ऐसे लगता है कि यार थक गया हूँ और ऐसे बोरियत हो रही है और पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, हालांकि कुछ सोच भी कहीं नहीं जा रही, उसका मतलब होता है कि मोनोटनी आ गई है एक जैसा काम कर करके ना। तो 1-2 घंटे के लिए किताबें साइड पे रख दो, 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। निकल जाओ, अम्मा के पास जाके बैठ जाओ, वाले साहब के पास बैठ जाओ, हॉस्टल में बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा ऐसे ही ज़रा घूम फिर लें। एक बात कर रहा हूँ, अच्छा अब होगा क्या, दिल में क्या आ रही होगी, यार ये टाइम ज़ाया हो रहा है, पेपर है, लेकिन कहो कोई नहीं खैर है, 2 से 3 घंटे गुजार के वापस आओ। या जैसे शाम हो गई है, अब सारा दिन नहीं पढ़ा गया, सही, कोई बात नहीं, आज किताबें बंद कर दो। सुबह जब बैठोगे तो मोनोटनी खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा रूटीन को। लेकिन ये मोनोटनी ये नहीं कि हर दूसरे दिन आई हो और 6-7 घंटे के लिए आई हो। इसका मकसद ये है कि 5-6 दिन टिका के पढ़ने के बाद हो सकता है 3-4 घंटे किसी दिन आपको ऑफ लेना पड़े। ये 3-4 घंटे 5-6 दिन बाद तो हो सकता है। थोड़ा रूटीन बदलो, किसी को बहन भाई को मिलने चले जाओ, खाला पुप्पो को मिलने चले जाओ, घरों में जो होते हैं, ठीक है, अम्मा अब्बा के पास बैठ जाओ, ग्राउंड में निकल जाओ, कुछ भी करो ऐसा जो रूटीन से हट के ज़रा 4-5 घंटे के लिए। सुनो, अब आखिरी बात, पेपर के अंदर किस तरह से आपने पेपर को मैनेज करना है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सब कुछ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सब पढ़ा हुआ है, सारे पास पेपर्स ही आपने किए हैं बच्चों। एक तो आपने प्रेपरेशन के अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मार्क्स इंटू 1.8 करना है। दूसरा, जब भी सवाल करना है, खुदारा सवाल को रट्टा ना लगाना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, अभी भी हैं, वो कहा करते थे हमें जब हम पढ़ते थे कि जितनी बार सवाल एक सवाल चाहे 10 बार कर लो, लेकिन उसका उसूल रिवाइज करो, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सवाल ना याद करो। तो जितनी बार सवाल से गुजरो, जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उसके अंदर वो देखो कि जी हमने मिस्टर अप्रोप्रिएशन लॉस वाला सवाल करना है तो कैश का लेजर जो है हर तरफ से चीज़ें लाकर फिर इसको बैलेंस करना है। फिगर नहीं याद करनी, कॉन्सेप्ट हर जगह पे कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, तो मार्क्स, भाई चुप कर जाए प्लीज़ यार, मार्क्स इंटू 1.8 करना है और हर सवाल करना है रिवीजन के दौरान भी। ये आपके उस चीज़ को कवर करेगा जो पर्चे में आप गिला करते हैं। फिर इंशाल्लाह 90% तक अटैम्प्ट हो ही जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि कम से कम इतना हो जाएगा, प्रैक्टिस ऐसी होगी तो, ओके। अच्छा, पर्चे को क्या करना है, पर्चे को जब आएगा पर्चा रीडिंग टाइम के अंदर प्लान करना है। सबसे पहली नज़र रिक्वायरमेंट्स पे डालनी है, कोई और चीज़ नहीं पढ़ने बैठ जाना, पूरा पर्चा नहीं पढ़ा जाता। सबसे पहली नज़र रिक्वायरमेंट पे डालनी, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता लग जाएगा हार्ड डिस्क से क्या उठा के रैम में लाना है, बाकी सब साइड पे करो, यानी वो चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद मेरा मशवरा, सबसे पहले MCQs पढ़ के उनके आंसर ऐसे नुक्ते शुक्ते लगा लो, कहीं भी टिक करना तो ठीक है, नुक्ते लगा लो, पढ़ा है यस नो 5 मिनट में MCQ फारिग हो गए जो करने वाले थे। जो मुश्किल लगे चलो इनको देख लेते हैं, जो हो गए सो हो गए। उसके बाद जो सबसे आसान सवाल नज़र आया था रिक्वायरमेंट में, जैसे सवाल गुजरा था जी गवर्नमेंट ग्रांट का, आपने कहा ये टॉपिक सही से आ रहा है, चलो जी इस सवाल को पढ़ते हैं। 6 नंबर का एक सवाल था, आपने उसको पढ़ा, सवाल समझ आया, 2-4 कैलकुलेशंस थी, करके देख ली, प्लान कर लिया सवाल। अभी भी टाइम बच गया तो कोई और छोटा सवाल ही पकड़ो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही पर्चा मिलेगा, आप लेट्स से 10 नंबर के MCQs हैं, 6-7 आप MCQs लिखते हुए शायद 1-2 मिनट लगाओगे, ठीक है, बाकियों की जगह छोड़ भी देते हो, बाद में देखूंगा। जो अगला सवाल आसान देखा था उसको आप, अगर 6 नंबर का सवाल है तो शायद 6-7 मिनट में कर लो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन दिमाग में प्लानिंग हुई पड़ी है। अब ये जो कॉन्फिडेंस पहले 10-15 मिनट में आपको मिला है ना, 10-15 नंबर का, ये कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आपको ले
लै जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ लेकिन पासिंग की तरफ, ठीक है ना। तो पेपर को इस तरह से, बाकी पेपर नाइट में खुदा के लिए जागते जागते मत जाना। पेपर नाइट में अकाउंटिंग की आपने कोई तीर नहीं मार लेना होता आपने अकाउंटिंग के अंदर। जो पढ़ाई कर ली वो कर ली, नींद लेके जानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अकाउंटिंग के पेपर के अंदर नींद है। हाँ नींद लेके मतलब नींद पूरी करके जाना है, नींद ना लेके जानी है तू शापर जे भाग लिए। ऐसे ही फजूल हर बात को रोकना होता है तुमने, मतलब सारा सेशन गुजर गया, नींद से जागो, अभी जागने का टाइम है ये, ठीक है बच्चों। तो नींद पूरी करके जाना, नाश्ता सुबह करके जाना पर्चे में, कोई ऐसे वो जज्बाती काम नहीं करना, सारी रात जागे हैं भूखे हैं, कुछ नहीं होते, चक्कर ही आने ने, कॉन्सेप्ट कोई नहीं आने फिर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी अल्लाह से मांगते रहना। अल्लाह ने ही आपको कामयाब करना है, किसी इंसान के बस में नहीं है, ठीक है। बात यह है कि माँ बाप की दुआएं तो बहरहाल हैं ही हैं, वो तो ज़रूरी हैं। आपने मेहनत कर रखी है तब भी उस पर नज़र ना हो, तब भी अल्लाह की ज़ात पे नज़र हो, अल्लाह से मांगते रहना है। और सेशन के दौरान आपसे कोई अगर आपसे कोई गलती होगी तो मुझसे माफ़ी मांग लें और अगर मुझसे कोई किसी को, मैं डांटता भी रहता हूँ लेकिन उसमें भी अवाम का वसी तर मफाद ही होता है, तो अगर कभी डांट डपट किसी को बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना। और कोई कमी बेशी अगर पढ़ाने में जो कि रह भी जाती है हुई तो मुझे पता लग गई तो मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करके मैसेज करा दूंगा। कोई चीज़ मुझे लग जाती है कि नहीं ये भी पता होनी चाहिए, और अगर मुझे नहीं पता लगी और है ऐसी तो फिर उसको अल्लाह भी माफ़ करे, आप भी कर देना। मैंने तो कोशिश कर ली है कि ऐसी कोई चीज़ ना रहे, लेकिन इंसान के ज़िम्मे कोशिश ही है, ठीक है जी। तो एंड करते हैं सेशन को। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़ जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बंद कर दें।